हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिनको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो ये है कि ऐसे 7 कौन से क्वेश्चंस हैं जो हर साल मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में रिपीट होते हैं और इस साल यानी कि 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर। I scored more than 19 class 12th and let's start। जो पहला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जनरली ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता हो। पहले मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ कैसे आता है। डिफरेंस बिटवीन ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आप लोगों को कैसे डिफरेंशिएट करना है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। पहला इसका मीनिंग क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ठीक है भाई, याद रखो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं और जो फाइनल गुड्स है ये फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं। दूसरा देखो पर्पस, देखो इंटरमीडिएट गुड्स का पर्पस होता है कि ये रीसोल्ड के लिए होते हैं, दोबारा सेल करने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करते हैं। लेकिन फाइनल गुड्स को हम इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, अपने फॉर्म में इन्वेस्टमेंट बनी रहे उस चीज के लिए हम लोग फाइनल गुड्स को लेते हैं। ठीक है, आगे देखो प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करूं, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो बाउंड्री लाइन में ही रहते हैं प्रोडक्शन की, और ये फाइनल यूजर्स के लिए नहीं होते, ये कंज्यूमर्स के लिए नहीं होते। इंटरमीडिएट गुड्स जनरली वो होते हैं जिनमें प्रोसेसिंग अभी रहती है, वो प्रोसेस होते हैं, उसके बाद बनने के बाद वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर मार्केट में बिक जाते हैं। दिस गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब फाइनल गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं, दोबारा दोबारा प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो ये दोबारा प्रोड्यूस होने वाले गुड्स नहीं होते हैं, ये एक बार प्रोडक्शन इसकी खत्म हो चुकी होती है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल है स्टील यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। जब गाड़ियां बनती हैं तो उसके लिए स्टील यूज होता है, जो यहाँ पे स्टील यूज हुआ है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि स्टील का जो काम है वो गाड़ी बनने के बाद का है, मतलब अभी के लिए जो स्टील है वो रॉ मटेरियल है और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगी हमारी कार। ठीक है, शुगर यूज इन द मेकिंग ऑफ कैंडीज, जब चीनी यूज होती है कैंडीज बनाने के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर यही चीनी सेम शुगर हाउस होल्ड बंदा कंज्यूम कर रहा है, हाउस होल्ड यानी कि जो घर में लोग है डोमेस्टिक, उसके लिए शुगर यूज हो रही है तो शुगर फाइनल गुड्स होगी। लेकिन अगर शुगर कैंडीज के लिए यूज हो रही है तो शुगर इंटरमीडिएट गुड्स है। इस चीज को याद रखना। जैसे अगर ब्रेड की मैं बात करूं, अगर ब्रेड घर में यूज हो रही है तो वो क्या है, वो फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर ब्रेड एक ब्रेड पकोड़े बेचने वाला ब्रेड यूज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, उसके लिए वो उसमें भी फर्दर प्रोसेसिंग करेगा और फाइनल गुड्स बनाने के बाद उसको बेचेगा। फाइनल गुड्स का यहाँ पे देखो, अब माइक्रोवेव ओवन सोल्ड टू अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर ने माइक्रोवेव लिया है तो ये भी क्या है, फाइनल गुड्स है। अब मिक्सर ग्राइंडर सोल्ड टू अ कंज्यूमर, एक मिक्सर ग्राइंडर सोल्ड किया है कंज्यूमर को, ये भी फाइनल गुड्स हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी कभी इनडायरेक्टली आता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, आपको लिख देते हैं एक स्टेटमेंट और आपसे पूछते हैं कि बताओ ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि चेयर्स परचेज करी है, सपोज एक जनरल स्टोर वाले ने चेयर्स परचेज करी है, अगर जनरल स्टोर वाले ने चेयर्स परचेज करी है तो वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, उसके लिए फाइनल गुड्स है वो, उसमें उसको कोई अभी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी, ना उसको चेयर्स को दोबारा बेचना। जनरल स्टोर वाले ने अगर चेयर लिया है तो वो फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर सेम चेयर फर्नीचर वाला लेगा तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो चेयर आगे बेचने के लिए खरीदता है या बेचने के लिए बनाता है, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इस चीज को ध्यान में रखना, इनडायरेक्टली भी ये क्वेश्चन आता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है describe the problem of double counting in the computation of national income, state any two approaches to correct the problem of double counting। double counting क्या होती है, इसको कैसे सही करा जाए। The problem of double counting arises when the value of some goods and services are counted more than once while estimating national income। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, तो हम लोग जनरली फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम ऐड नहीं करते। रीजन बीइंग कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो भी बने नहीं है, वो प्रोसेसिंग में है, वो जब बन के बिकने के लिए सही हो जाएंगे, बिकने लायक हो जाएंगे, तब हम उनको ऐड करेंगे फाइनल गुड्स में। ठीक है, फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते। तो कई लोग क्या होता है कि दो दो चीजें ऐड कर देते हैं, कि ब्रेड को भी ऐड कर लिया नेशनल इनकम में और ब्रेड पकोड़े को भी ऐड कर लिया, जो कि सेम ही चीज से बनी थी, तो दो बार ऐड कर लिया, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग।
तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए? इसको अवॉइड करने का तरीका यहाँ पे है, डिडक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट टू अराइव एट वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड में से यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर दो। जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुए हैं उसको माइनस करो, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को हम ऐड नहीं करते, हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है, टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ओनली। फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू ही लो, इंटरमीडिएट को मत लो, क्योंकि दो दो बार काउंटिंग हो जाएगी। आप ब्रेड भी काउंटिंग कर रहे हो और ब्रेड पकौड़ा भी काउंट कर रहे हो, जो कि सेम ही ब्रेड से बना है, तो दो दो बार ऐड नहीं करेंगे हम लोग नेशनल इनकम पे। इसलिए ये हमारे पास अप्रोचेस है सही करने के लिए तरीके को, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट दैट में टेक प्लेस इन द इकोनॉमी व्हेन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स आर लेस देन एक्स एंटी सेविंग्स। जब एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स यानी कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स, जब प्लान्ड सेविंग्स यानी एक्स एंटी सेविंग्स से कम होती है, तो क्या होता है इकोनॉमी में, एडजस्टमेंट क्या करी जाए? या मेरी बात ध्यान समझो, एक्स एंटी मतलब होता है प्लान यानी कि फ्यूचर, फ्यूचर वाली इन्वेस्टमेंट्स, अगर फ्यूचर वाली सेविंग से लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे सही करा जाए? हम लोग इक्विलिब्रियम पे कैसे हैं, बराबर लेवल पे कैसे है? बराबर लेवल क्या होता है? जब इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स बराबर होती है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, या इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग से कम है। ठीक है, इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए? एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स आर लेसर देन एक्स एंटी सेविंग्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम है, मींस बायर्स आर प्लानिंग टू बाय लेसर आउटपुट एज टू व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। यानी कि लोग ज्यादा पैसे सेव कर रहे हैं, ज्यादा पैसे सेव कर रहे हैं मतलब खर्च कम कर रहे हैं। अब ये लोग अगर खर्च कम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स ने क्या किया? प्रोड्यूसर्स ने बहुत सारे गुड्स को बना रखे हैं, या बनाने के लिए अभी सोच रहे हैं फ्यूचर में, तो अभी लोग ले नहीं रहे, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर सोच रहे हैं हम बनाएं। तो क्या प्रोड्यूसर्स को गुड्स बनाने चाहिए जब डिमांड ही नहीं है उस गुड्स की मार्केट में? इट विल लीड टू राइज इन प्लान्ड इन्वेंटरीज। इससे क्या होगा, जो हमारी इन्वेंटरीज होंगी वो बढ़ जाएंगी अब द डिजायर्ड लेवल, हम लोग ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने लगेंगे। एज अ रिजल्ट द प्रोड्यूसर्स विल कट डाउन प्रोडक्शन। अब क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स? जब प्रोड्यूसर्स ने देख लिया कि लोग ज्यादा पैसे सेव कर रहे हैं, तो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देंगे, और जैसे ही अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगे तो ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, तो रिडक्शन ऑफ इनकम टिल सेविंग्स बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग है वो बराबर हो जाएगी। लोग अपनी जो प्रोड्यूसर्स है वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देंगे, ताकि आई और एस दोनों बराबर हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स दोनों बराबर हो जाए। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, यानी कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लेकिन बनाने वाले प्रोड्यूसर्स कम है, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या होता है, बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। बंदे यानी कि जो कंज्यूमर्स है वो ज्यादा खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इट विल लीड टू फॉल इन प्लान इन्वेंटरीज। इससे क्या हो रहा है कि इन्वेंटरीज कम पड़ रही है, स्टॉक कम पड़ रहा है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, द प्रोड्यूसर्स इन टर्न विल प्रोड्यूस मोर गुड्स। वो लोग और ज्यादा गुड्स बनाने शुरू करेंगे, ताकि जो एएस है एग्रीगेट सप्लाई है और जो एग्रीगेट डिमांड है वो बराबर हो जाए, विच विल रेज इन द इनकम लेवल दैट इज एएस टिल एडी बिकम्स इक्वल टू एएस। तो जब एएस और एडी बराबर हो जाएंगे तब तक ही अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि एडी और एएस ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द टू, एपीसी यानी कि एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम और एपीएस यानी कि एवरेज प्रोस्पेरिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव और वाई? दोनों में से कौन सा, यानी कि कंजम्पशन या सेविंग्स, एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम या एवरेज प्रोस्पेरिटी टू सेव, दोनों में से कोई भी चीज नेगेटिव हो सकती है नहीं हो सकती है, बताओ, और क्यों हो सकता है? सो एपीसी कैन नॉट बी नेगेटिव। एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कंजम्पशन कैसे नेगेटिव हो जाएगी, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम? अगर बंदा 1 रुपया भी नहीं कमा रहा तब भी वो कुछ ना कुछ पैसा खर्चेगा, अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, देयर विल बी सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, कुछ ना कुछ वो कंज्यूम करेगा, चाहे उसकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो। उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आप लोगों ने सुना होगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फॉर सर्वाइवल। अगर इनकम जीरो है तब भी कंज्यूमर कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, ताकि जो वो जीने के लिए अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ा सके। वाइल एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव हो सकती है बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर कैन बी डिस सेविंग्स। देखो, जब इनकम जीरो है, जब इनकम जीरो है, पैसे नहीं कमा रहा बंदा,
तो वो तब भी कंजम्पशन करेगा, उस कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी कि एपीसी तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन तो होगी ही होगी। और अगर इनकम जीरो है तो सेविंग्स जीरो हो सकती है, यानी कि एपीएस जीरो हो सकता है, एपीएस जीरो हो सकता है। और इवन नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव तो हो जाएगा, बंदा अपनी सेविंग्स को नेगेटिव कर रहा है, इस महीने वो सेव नहीं कर रहा बल्कि पहले की सेविंग्स में से खर्च कर रहा है, तो कर सकता है। ठीक है भाई, सो एपीसी कैन नॉट बी नेगेटिव बट एपीएस कैन बी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हाउ आर कैपिटल रिसीट्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू रिसीट्स। ये हमारा गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्या चीज देखनी है, जो कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट विच ईदर लीड टू इंक्रीज इन इट्स लायबिलिटीज और रिडक्शन इन असेट्स। सो कैपिटल असेट्स वो असेट्स होते हैं गवर्नमेंट के विच ईदर लीड टू इंक्रीज इन इट्स लायबिलिटी, जो या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाएगी या असेट्स को कम कर देगी, या तो असेट्स को कम कर देगी या लायबिलिटीज को बढ़ा देगी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, रिसीट्स फ्रॉम रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोविंग, रिसीट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीजें क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स। यानी कि अगर गवर्नमेंट अपने असेट्स बेच दे, गवर्नमेंट अपने असेट्स को बेच दे तो वो कैपिटल रिसीट है, जो पैसा आएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट। कैपिटल मतलब अपने असेट को बेच दिया, या फिर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ले ले, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ले ले, तो उसको भी हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट विच नीदर लीड टू इंक्रीज इन इट्स लायबिलिटीज नॉर रिडक्शन इन असेट्स। रेवेन्यू रिसीट्स वो होती है ना तो असेट्स कम होते हैं ना लायबिलिटीज बढ़ती है गवर्नमेंट की, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। एग्जांपल देखो, गवर्नमेंट कहां से पैसा कमाती है, इनकम टैक्स हो गया, प्रॉफिट ऑफ पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिविडेंड्स, फीस, फाइन्स, ये सब तरीके से सरकार पैसे कमा लेती है, इनको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। इन रिसीट्स से ना सरकार के असेट्स कम होते हैं ना लायबिलिटीज इंक्रीज होती है। तो हाउ आर कैपिटल रिसीट्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू रिसीट्स, पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया ब्रीफली। सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइयर जीडीपी। हाइयर जीडीपी मींस ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। अगर किसी कंट्री में जीडीपी ज्यादा है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है गुड्स की, तो इसका मतलब ये है कि हर बंदे को ज्यादा चीजें मिलेंगी खाने को। सोचने वाली बात है, आप लोग मन में सोचो कि अगर जीडीपी बढ़ गई, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गई कंट्री में, क्या इसका मतलब ये है कि हर बंदे को ज्यादा चीजें खाने को मिलेंगी। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भाई मैं तो बिल्कुल भी अग्री नहीं हूं स्टेटमेंट के साथ। क्यों? हाइयर जीडीपी, हाइयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। इफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, अगर बंदे ज्यादा है, अगर बंदे ज्यादा हैं तो कैसे भाई काम चलेगा, पॉपुलेशन ज्यादा है और जीडीपी बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो सारे बंदों को कैसे ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल फॉल। तो क्या हो जाएगा, बल्कि कम हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ गई और जीडीपी थोड़े से ग्रोथ रेट हुई जीडीपी में। तो ये सबसे पहली दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत जो हमारे इंडिया में होती है वो होती है इनइक्वेलिटी की। इनइक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी क्या है कि जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। यानी कि अमीर अभी भी ज्यादा चीजें खा रहा है, ज्यादा से भी ज्यादा खाने लग गया है अब, और गरीब बेचारा कम से भी कम खा रहा है। तो हमारे देश में इनइक्वेलिटी की बहुत बड़ी दिक्कत आती है गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर जीडीपी बढ़ भी रही है तब भी क्या होगा कि लोगों को ज्यादा खाने को नहीं मिलेगा। सो आई होप आप लोगों को ये सातों के सातों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।